जेठानी बनी सौतन। शेफाली नंदा देवी की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी नंदा ने गाजे बाजे के साथ गायत्री के देवर रवि के साथ की थी। बहुत जल्द गायत्री ने शेफाली के साथ स्नेह का गठजोड़ बना लिया था। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहती थी। जेठानी जी, शाम के खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। उफ शेफाली, कितनी दफा कहा है ना, मुझे जेठानी जी नहीं बल्कि दीदी कहकर पुकारा करो, मुझे अच्छा लगेगा। मगर अगर मगर को गोली मारो और मेरे पास आकर बैठो, भोर की उठी सारा दिन एक पाव पर नाचती रहती हो, मुझे एक दिन का भी टस से मस नहीं करने देती। जेठानी जी, एक अरसे से आप ही तो सब जिम्मेदारी निभा रही थी, अब घर बार की जिम्मेदारी अपनी देवरानी के सिर नाम कर दीजिए और आप बस हुक्म फरमाइए। तो हुक्म ये है कि आज हम दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर रसोई में खाना बनाएंगी। फिर दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। तभी उनके पति दरवाजे से दस्तक देते हैं, जहां सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। वाह गायत्री भाभी, आपके हाथों बने कढ़ी के स्वाद का तो जवाब ही नहीं है। मिर्च मसाले के मामले में तो एकदम नपातुला हाथ पाया है आपने। अपने पति के मुंह से जेठानी के खाने की वाहवाही देवरानी के मन में खटक जाती। रवि, देखो ना, मैंने भी तुम्हारे लिए भरवा भिंडी बनाई है, खाकर बताओ कैसी बनी है। सॉरी शेफाली, मगर मैं भाभी के कढ़ी का स्वाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ये भरवा भिंडी मैं फिर कभी और खाऊंगा। शेफाली को पति का इनकार अच्छा नहीं लगता। फिर उस रात माँ का फोन आता है। कैसी है मेरी लाडो रानी? मैं अच्छी हूँ माँ। तेरी फीकी आवाज से लग तो नहीं रहा। जेठानी से कोई खटपट हुई क्या? अरे नहीं माँ, मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझ पर जान छिड़कती है। हम दोनों के बीच बहनों जैसा प्यार है। शेफाली के मुंह से अपनी जेठानी की वाहवाही सुनकर नंदा अपनी खुराफाती दिमाग चलाती है। पता नहीं उस चंट जेठानी ने मेरी भोली भाली बेटी को कौन सी घुट्टी पिला दी है, जो ये उसके गुणों की गाथा गा रही है। ये सम्मति मुझे हजम नहीं हो रही है। चल नंदा, खेल अपने दिमाग का खुराफाती खेल। माँ कहाँ खो गई? बेटी तू बहुत भोली है, मगर तुझे अपनी जेठानी की चिकनी चुपड़ी चाल को समझना बूझना होगा। चल तू बता, परेशान क्यों है? शेफाली अपनी माँ को खाने की मेज पर हुआ वाक्य बताती है, जिसे सुनकर नंदा मिर्च मसालों के साथ अपनी बेटी के आगे पेश करती है। पूरी बाबा, बहुत बड़ा झोल है। जरूर तेरी जेठानी और पति के बीच कोई और ही खिचड़ी पक रही है। फंसा लिया है तेरी जेठानी ने तेरे पति को। माँ, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, बाय। शेफाली बड़ी झुंझलाहट के साथ फोन रख देती है, मगर माँ की कही बात उसके मन में घर कर जाती है। अगली सुबह, भाभी भाभी कहाँ हो आप? प्लीज यहाँ आ जाओ। जी देवर जी, आपने बुलाया? हाँ भाभी, जल्दी से मेरी टाई बांध दो ना प्लीज। झुकिए तो सही, ताड़ के पेड़ जैसे तने रहेंगे तो टाई नहीं बंधेगी। अरे भाभी, वो तो भैया ने बीच में आकर मेरा पत्ता काट दिया, वरना मैं तो जीवन भर के लिए झुकने को तैयार था। हट बदमाश, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे देवर जी। अपनी जेठानी को पति के इतने करीब पाकर शेफाली मन ही मन कुड़ते हुए कहती है। शायद माँ सच कह रही थी, जेठानी जी को रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही। अपने देवर के इतना करीब जाते टाई बांधना तो बस एक बहाना है। शेफाली गुस्से में पांव पटकती हुई अपने कमरे में आ जाती है और अपनी माँ को फोन घुमाती है। अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी मेरी लाडो रानी, तुझे ही याद कर रही थी मैं। अरे झूमर का अचार डालूं? मेरी जेठानी मेरी आंखों के सामने मेरे पति से एकदम गुड़ के जैसे चिपकी खड़ी थी। फिटे मुंह तेरे। अरे तू खड़ी खड़ी क्या अपनी सौतन और पति को देखकर आंखें सेक रही थी? कुछ भी मत बोलो माँ। एक तो ये सौतन की डाम मेरे कलेजे पर सांप की तरह लौट रही है, उस पर तुम्हारे ताने नहीं झेल सकती। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है बेटी, अपनी बेशर्म जेठानी पर ताने कस, वरना वो लटके झटके दिखाकर तेरे पति के साथ रासलीला रचती रहेगी और तू हाथ मलती रह जाएगी। इस तरह देवरानी का दिलो दिमाग अपनी मंथरा माँ नंदा की नारदगिरी का शिकार हो जाता है, जिस कारण अब ना तो शेफाली अपनी जेठानी से सीधे मुंह बात करती थी और ना ही उससे प्यार से पेश आती थी। लगता है आज मेरी प्यारी देवरानी रवि देवर जी के लिए स्पेशल रसोई बना रही है। देखिए ना जेठानी जी, मैं चाहे लाख पैतरे से खाना क्यों ना पका लूं, मगर मेरे प्यारे पतिदेव के मुंह से आपके हाथों का बना खाने का स्वाद छूटता ही नहीं। दिन हो या रात,
उनके सर पर बस भाभी भाभी का भूत सवार रहता है। कहीं आप दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? अपनी देवरानी के मन में उभरे सौतेलेपन के शक को भांपकर गायत्री के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो डबडबाई आंखों से कहती है, शेफाली, ये तुम मेरे और देवर जी पर इतना घटिया दोष मत लगाओ। और कुछ न सही तो हमारे बीच के उम्र के फासले के तह को देखकर फैसला करो। जेठानी जी, आपके देवर आपसे 10 साल छोटे हैं और आजकल तो फिल्मी सितारों के लिए उम्र का फासला मिटाना फैशन बन गया है। तो आपके लिए अपने से 10 साल छोटे देवर के साथ चक्कर चलाने में कैसे सोच, क्यों? गायत्री शेफाली को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर शक की तराई में डूबी शेफाली उसकी एक नहीं सुनती। दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रवि अपनी भाभी के लिए भेंट लाता है। भाभी, ये देखो आपका देवर आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आया है। मगर देवर जी, ये मैं... अरे रख लीजिए जेठानी जी, वरना आपके देवर का दिल टूट जाएगा। क्या हुआ शेफाली, तुम्हारा लहजा इतना उखड़ा हुआ क्यों है? जेठ जी, कैसे पति है आप? आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी आपके ही भाई के साथ नाजायज रिश्ते बनाए बैठी है और आपको भनक भी नहीं। शेफाली, होश में तो हो। तुम मेरे और भाभी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अच्छा जी, तुम दोनों खुलेआम देवर भाभी के दायरे मिटाकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर सकते हो, और मैंने आज जब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो कांटा चुभ गया। हाँ, बस करो शेफाली, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो आप ही बता दीजिए जेठानी जी, फिर कैसा है? कौन सा देवर अपनी भाभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है और बीवी के सामने भाभी के हाथों के खाने की तरफदारी करता है? जितने सपने मैंने अपनी आंखों में संजोए थे वो मेरे पति के हाथों पूरे होते तो है, मगर आपको अपने ही देवर पर डोरे डालते शर्म नहीं आई? आएगी भी कैसे? शर्म तो बेच खाई है आपने। सौतन बन गई है मेरी। आपके कारण रवि मुझसे कटे कटे रहते हैं। अपनी देवरानी के मन में गड़े गलतफहमी के कांटे को हटाने के लिए गायत्री रसोई में रखा मिट्टी तेल के ऊपर उड़ेल लेती है। गायत्री, क्या गजब कर रही हो तुम? रुक जाओ। नहीं आनंद, इस कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। अरे बंद करो ये सती सावित्री का ढोंग और मर जाओ। ये सुनकर रवि गुस्से में बौखला कर शेफाली को एक जोरदार चांटा मारकर कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा। आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं बहुत छोटा था जब माँ का आंचल मुझसे छूट गया था, तब भाभी ने मुझे संभाला, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इस देवर के लिए माँ के समान है। मुझे संभालने के लिए उन्होंने अपने सारे शौक का गला घोंट दिया, इसलिए मैं एक बेटे का फर्ज अदा कर रहा था। मगर भाभी से मीठे मुंह बात करने का तुमने गलत मतलब साधा है। मैं तुम जैसी गिरी हुई सोच रखने वाली लड़की के साथ नहीं रह सकता। चली जाओ यहाँ से। अपने पति और जेठानी के बीच के स्नेह का सार्थक अर्थ जान शेफाली का सर शर्म से झुक जाता है और वो डबडबाई आंखों से कहती है, ये मेरे हाथों कैसी भूल हो गई जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी। आप दोनों के पवित्र रिश्ते पर शक करके मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। मैं इस स्वर्ग जैसे घर में रहने के लायक नहीं। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं शेफाली, दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का है, जिसके सिखावे में आकर तुम्हारा अपनापन ओछेपन में बदल गया। मगर अब तुम सच में रूबरू हो गई हो, इसीलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, रवि सिर्फ तुम्हारे हैं। जेठानी की इस बात से शेफाली के मन की खटास खत्म हो जाती है और फिर वो कभी अपनी माँ से कोई सलाह मशवरा नहीं लेती। साथ ही देवरानी के दिलो दिमाग में सवार जेठानी के सौतन का शक सदा के लिए समाप्त हो जाता है और दोनों देवरानी जेठानी बिना किसी खटपट के आपस में घुल मिलकर रहने लगती हैं। आसमान से बर्फ के टुकड़े पूस के सर्दी भरी रात में कहर ढा रहे थे। ठंड की बहती बयार सहारनपुर गांव में सनसना रही थी। ठंड में ठिठुरती हुई वह गरीब माँ जानकी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख की आस में हाथ पसारे बैठी थी। भंडारा बटना शुरू हो गया है, जल्दी से लाइन में लग जाती हूँ। जानकी जल्दी से कतार में खड़ी होती है और बार बार कतार में लगकर भंडारे के खाने से भरी थाली बटोरने लगती है। शुक्रिया भगवान, आज मेरी बेटियों को अच्छा खाना मिलेगा। बस मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। मेरी 5 बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। जानकी का फूस का कच्चा घर रेलवे फाटक के पार बना हुआ। मंदिर के सभी भिखारियों का डेरा भी वहीं था। कुछ ही पल में हालातों की मारी वह गरीब माँ घर की चौखट के भीतर कदम रखती है, जहाँ उसकी 4 बेटियां हेमा, रेखा, बबीता और सरिता 6 महीने की रोती हुई पारुल को चुप करा रही थी। माँ, आप आ गई। देखो ना, पारुल चुप नहीं हो रही है, कब से रो रही है।
अपनी माँ के हाथों में खाने से भरी 4 थालियां देखकर उन मासूम बहनों के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और 4 साल की हिमा कहती है, अरे वाह माँ, पूरी सब्जी लेकर आई हैं। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। हाँ सचमुच, आज तो हम बहनों की बल्ले बल्ले हो गई। पूरी सब्जी और हलवा भी है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। सरिता, रेखा और हिमा तो खाने पर टूट पड़ती हैं, मगर 5 बहनों में बड़ी 10 साल की बबीता अपनी माँ से कहती है, माँ आप भी आओ ना। अरे नहीं बबीता बिटिया, मैंने तो मंदिर में ही भरपेट खा लिया था, अगर एक कौर और खाया तो पेट फट जाएगा। इतने के बाद बबीता अपनी बहनों के साथ खाने बैठ जाती है। वह दिन उस गरीब माँ की बेटियों के लिए किसी दावत से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर माँ के मुरझाया चेहरा चीख चीख कर उसके भूखे होने की गवाही दे रहा था। वह ममतामयी माँ अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर सामर्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा था और बच्चियों की भूख मिटाने की होड़ में वह ममतामयी माँ भिखारी बन गई। समय गुजरता गया, फिर एक रात जानकी के मन में हलचल उठती है। वक्त मेरे हाथों से रेत के जैसे फिसल रहा है। राजेश के जाने से पहले बस टुकड़ों में दिन काट रही थी। भीख मांगकर भी बड़ी मुशक्कत के बाद मैं अपनी 5 बेटियों का पेट भर पाती हूँ। अब तो पारुल भी अपनी बड़ी बहन बबीता से घुल मिल गई है। अब तो मुझे मेहनत के मोड़ पर कदम रखना होगा। अगली सुबह जानकी बबीता को बोलकर काम की खोजबीन में निकल पड़ती है। कुछ दूर आने के बाद उसकी नज़र मलबे में काम कर रही महिलाओं पर जा रुकती है, जिसके बाद वो वहाँ के मालिक सतलाल से जा मिलती है। सेठ जी, मेहरबानी करके मुझ मजबूर माँ को भी इस मलबे में काम दे दीजिए। मेरे कांधे पर 5-5 बेटियों का पेट भरने का भार है। उस गरीब माँ के अस्त व्यस्त हुलिये और गिड़गिड़ाहट को देख सतलाल का मन पसीज पड़ता है। बिलखना बंद करो बहन, आकाश के पंछियों से सीखो, जो ना तो बोते हैं न काटते हैं, केवल बटोरते हैं। आज से तुम ये काम करो। शुक्रिया भैया मुझे ये काम देने के लिए। उस दिन के बाद से वह गरीब माँ मगन होकर मेहनत करने लगती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। ये लो जानकी बहन, तुम्हारा महीने भर का मेहनताना पूरे 10,000 है, गिन लो। ये देखकर उस माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या हुआ जानकी बहन, तुम ठीक तो हो? बस गुजरी जिंदगी याद आ गई भैया, जब ये माँ भिखारियों के बीच दिन भर बैठकर पाई पाई के लिए हाथ पसारती थी। अब मैं उनसे अपनी बेटियों की खुशी खरीद सकती हूँ। चलती हूँ। जानकी खुशमन से घर आती है और अपनी बेटियों से बोलती है, मेरी प्यारी बेटियों, कल से तुम बाकियों की तरह स्कूल जा सकोगी। मगर माँ, अगर हम स्कूल जाएंगी तो पारुल को कौन संभालेगा? पारुल कल से अपनी माँ के साथ जाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ, बाकियों की तरह हम बहनें भी स्कूल जाएंगी। जानकी कमाए हुए पैसे से अपनी बेटियों के लिए वर्दी, बस्ता, कलम, किताबें खरीद लाती है और बचे पैसे से घर के खाली खत्ते भर देती है। समय गुजरता जाता है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन बबीता बोलती है, माँ, पारुल अब हम हेमा रेखा के साथ रहने लगी है, इसलिए कल से स्कूल से आने के बाद मैं और सरिता भी आपके साथ मलबा ढोएंगी। इससे 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो हम इस तंग बस्ती से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है बेटी। अब अगले दिन से बबीता और सरिता स्कूल की पढ़ाई के बाद अपनी माँ के साथ मलबा ढोने में जुट जाती हैं। समय गुजरता जाता है, जिसके साथ पारुल भी स्कूल जाने लगती है। अपनी माँ को मगन होकर मेहनत करने की छवि मन में बसाए 5 बहनें पढ़ाई करती और 12 साल बीतने के बाद 5 बेटियां बड़ी हो जाती हैं। देख रही हो जानकी बहन, अब तो बबीता और सरिता ने तुम्हारा कंधा पकड़ लिया। हाँ भाई साहब, बस अब परवरिश का भार तो पूरा हुआ, मगर हर क्षण मन में डरा बसा रहता है कि कहीं मुझ बदनसीब माँ का परछावा मेरी 5 बेटी पर ना पड़े, क्योंकि समाज दहेज की लोभियों की ललक से भर गया है कि बिना पैसे के अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। जानकी बहन चिंता न करो, भाई कहा है तो भाई पर भरोसा भी करो। मैं तुम्हारी बेटियों का घर बसाने में भरसक मदद करूंगा। ये सुनकर उस गरीब माँ का टूटा हुआ मन खुशी से भर आता है और वह बोलती है, शुक्रिया भैया, आप इस दुखियारी द्रौपदी के लिए कृष्ण की छवि हैं। सतलाल अपनी रिश्तेदारी में सरिता और बबीता की शादी के लिए रिश्ते तलाशता है और भगवान की दया से उनकी शादी की बात सतलाल के सालों पुराने दोस्त जगलाल के दोनों बेटे संकेत और शुभ से जम जाती है। जानकी, जगलाल को सरिता बबीता जच गई। दोनों बेटे सरकारी मुलाजिम हैं। बिटिया राज भोगेगी। जानकी घर आकर अपनी 5 बेटियों के बीच बबीता सरिता की शादी की बात रखती है।
क्या सचमुच माँ दीदी की शादी होगी? हाँ मेरी बच्चियों, तुम्हारी दोनों दीदी दुल्हन बनने जा रही हैं। तो क्या हमारी बहनों की बारात इस बस्ती में आएगी? नहीं, आज की रात इस बस्ती में हम पांचों माँ बेटी की आखिरी रात है। मैंने बाहर किराए पर कमरा लिया है, वहाँ भली सुविधा है। इस तरह वह दिन भी दस्तक देता है जब दोनों बेटियां सरिता और बबीता की शादी हो जाती है। जाओ मेरी बेटियों, एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे ही समय बीत जाता है, मगर उस माँ के कदमों को अभी थमने की इजाजत कहाँ थी। उसके कंधों पर अभी 3 बेटियों को ब्याहना था। कुछ महीनों के बाद उसकी तीसरी बेटी रेखा की शादी भी सुदेश से तय हो जाती है। रेखा बेटी, तुझे सुदेश पसंद है ना? माँ आपकी बेटी अपनी माँ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। मुझे सुदेश पसंद है। इस तरह गुजरते दिनों के साथ शादी का दिन एक बार फिर दस्तक देता है। अपनी बेटी रेखा को दुल्हन बन देखकर वह गरीब माँ बोलती है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे चेहरे पर चंदा का नूर उतर आया है। बस भगवान मेरी बेटियों के माथे की लाली बनाए रखे, उन पर कभी आंच न आए, यही इस माँ के टूटे दिल की दुआ है। माँ, बारात आ गई। इस तरह वह गरीब माँ अपनी तीसरी बेटी की भी शादी कर देती है। पारुल और हेमा किशोरी थी, जिसे इस माँ को कमाने का बड़ा अवसर मिल गया। क्या सर्दी क्या बरसात, उस माँ के कदम कभी घर में नहीं टिके। आखिरकार उसने अपनी चौथी और 5वीं बेटी का ब्याह भी देख लिया। माँ, आप भी हमारे साथ चलिए ना, इस घर में अब बचा ही क्या है। हमारे जाने के बाद आप अकेली पड़ जाएंगी। मेरी बच्ची, अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ चली गई तो समाज के सूबेदारों का मुझ पर उंगली उठाने का अवसर मिल जाएगा और इस गरीब माँ की मजबूरी और मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों माँ? जो माँ हमें अपने खून से सींचती है, हमें खिलाने के लिए खुद भूख की भट्टी में दिन रात जलती है, उन बेटियों को अपनी माँ के दूध का कर्ज उतारने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्यों वो बड़े होने के बाद अपने मायके में ना रहने के लिए मोहताज हो जाती हैं? बेटी, ये तो दस्तूर है जिसके कारण हर आंगन की सोन चिड़ैया अपने मायके को सूना करके ससुराल संजोती है। जाओ मेरी बच्चियों। इस तरह वह गरीब माँ अपने भूख, आराम, नींद, दूध और खून की आहुति देकर अपनी 5 बेटियों को जन्म देती है। उनके भूख मिटाने के लिए भिखारिन की उपाधि भी हंसकर झेलती हुई अपनी बेटियों को ससुराल भेजने का सपना भ्रमित नहीं होने देती, बल्कि उसे पूरा कर दिखाती है, जो एक माँ की अपार ममता को उजागर करता है। रवि और सरिता दोनों अपने बेटे रंजीत के रिश्ते की बात करने के लिए गुंजन के घर पहुंच जाते हैं, जहां जैसे ही रवि अपनी होने वाली बहू गुंजन को देखता है, वह उसे देखते ही कहता है, अरे वाह वाह, देखो तो सही, क्या बात है। ऐसा चांद का टुकड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल चांद की तरह सुनहरा है। काश कि ये चांद मुझे कुछ साल पहले मिल जाता। अजी, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो? अब हमारी होने वाली बहू है ही इतनी सुंदर, ऐसी बातें करना तो लाजमी है। देखिए, हमें लड़की पसंद है, जल्दी से शादी की तारीख निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब हम अपनी बहू को घर लाने में और देरी करें। जैसी आप लोगों की मर्जी, हमें भी आप लोगों से रिश्ता तय करने में कोई परेशानी नहीं है। दोनों परिवारों में रिश्ता तय हो जाता है। शकुंतला अपनी बेटी का हाथ रंजीत के हाथ में रख देती है, क्योंकि रंजीत लंदन से पढ़ाई करके इंडिया में खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा था। जैसे ही शादी वाले दिन शकुंतला अपनी बेटी गुंजन को विदा करती है, वह उसे जाने से पहले कहती है, बेटी, आज से तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। लड़कियों का मायका उनका पराया घर होता है और ससुराल उनका अपना घर होता है। आज से तुझे अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इज्जत का अच्छे से ख्याल रखूंगी और अपने ससुराल जाकर सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझूंगी। शकुंतला खुशी खुशी अपनी गुंजन बेटी को विदा कर देती है। जैसे ही गुंजन अपने ससुराल में पहुंचती है, सरिता उसका दरवाजे पर खड़े हुए स्वागत करती है। सरिता पूजा की थाली से उसकी आरती उतारने लगती है। ये सब देखकर रवि सरिता से कहता है, अरे अरे, हमेशा से पुरानी रीतें चली आ रही हैं। जब देखो हमेशा सास ही अपनी बहू की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करती है। क्यों ना आज हम इस रीत को बदल दें। मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपनी सुंदर सी बहू का गृह प्रवेश खुद अपने हाथों से करूँ। रवि की बातें सुनकर वहाँ खड़ी सभी औरतें हंसने लगती हैं। तभी एक सावित्री नाम की औरत कहती है,
अरे अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे भी बहू का गृह प्रवेश अच्छे से होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि गृह प्रवेश केवल सास ही कर सकती है। अगर बहू का गृह प्रवेश ससुर करना चाहता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ससुर भी तो पिता समान होते हैं। यह सुनते ही रवि का थोड़ा सा मुंह बन जाता है, लेकिन वह गुंजन के चेहरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। वह सरिता के हाथों से पूजा की थाली लेता है और गुंजन की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाता है। अरे बहू खड़ी क्या हो, चलो अब अंदर आ जाओ। जैसे ही गुंजन अंदर आती है, रवि उसे एक डायमंड का नेकलेस देता है और कहता है, ये ले बहू, ये मैं खास तेरे लिए बनवा कर लाया हूँ। तेरी खूबसूरती को ये डायमंड का नेकलेस 4 चांद लगा देगा। ये सब देखकर सरिता रवि से कहती है, अरे वाह वाह, अपनी बहू के लिए तो इतना सुंदर डायमंड का नेकलेस लेकर आए हो। जब मैं पहली बार घर पर आई थी तब मुझे तो कुछ भी नहीं ला कर दिया था। तभी रवि धीरे से अपने मुंह ही मुंह में बोलता है, काश तुम भी गुंजन की जितनी सुंदर होती तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाती। जी आपने कुछ कहा है क्या? अरे भला मैं क्यों कुछ कहूंगा। अब चलो, बहू थक गई होगी, उसे आराम करने की जरूरत है। जाओ, इसे रंजीत के कमरे में ले जाओ। सरिता अपनी बहू को रंजीत के कमरे में ले जाती है, जिसके बाद रंजीत भी कुछ ही देर में अपने कमरे में पहुंच जाता है और अपने बिस्तर पर इतनी सुंदर पत्नी को देखकर कहता है, अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। तुम्हारी जैसी एक सुंदर और संस्कारी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गया। अपने पति के मुंह से इतनी तारीफें सुनने के बाद गुंजन रंजीत से कहती है, अजी अब आप इतनी तारीफ भी मत कीजिए, कहीं मैं अपनी तारीफ का ज्यादा फायदा ना उठाने लगूं। गुंजन की बात सुनकर रंजीत हंसने लगता है, जिसके बाद वह उसके करीब जाता है, लेकिन तभी गुंजन की नजर खिड़की पर पड़ती है, जहां खिड़की पर उसे अपना ससुर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, अच्छी खिड़की पर पिताजी खड़े हैं। रंजीत तुरंत खिड़की के पास जाता है और अपने पिता को देखकर कहता है, अरे पिताजी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैं तो ताजी हवा खाने आया था और यहाँ मेरा पेन गिर गया था, तो बस वही उठा रहा था। चलो तुम अपना कंटिन्यू करो, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रवि वहां से चला जाता है, जिसके बाद रंजीत अपने कमरे की खिड़की बंद कर देता है और अपने कमरे की लाइट को ऑफ करके गुंजन के साथ सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गुंजन नींद से उठती है और अच्छे से फ्रेश होकर प्यारी सी साड़ी पहनकर रसोई में कुछ मीठा बनाने पहुंच जाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी सरिता रसोई में आती है और गुंजन से कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो कमाल है। इतनी प्यारी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। आखिर क्या बना रही है तू? आज मेरी पहली रसोई है माँ जी, इसलिए मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह बहू, चल जल्दी से बना ले, मेरे पेट में तो अभी से चूहे कूदने लगे हैं। कुछ ही देर में गुंजन गाजर का हलवा बनाती है और खाने की टेबल पर ले आती है, जिसके बाद वह एक एक करके सबको परोसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रवि की नजरें गुंजन की तरफ इस तरह होती हैं कि वह अपनी पलकें भी नहीं झपका पाता। जैसे ही गुंजन एक कटोरी में गाजर का हलवा डालकर अपने ससुर को देती है, रवि कटोरी के साथ उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके चलते वह उसे देखता ही रहता है। गुंजन किसी तरह अपना हाथ हटाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, आखिर ये ससुर जी को हुआ क्या है, जब देखो इस तरह देखते रहते हैं। आज तो इन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। गुंजन यह सोच ही रही होती है, तभी रंजीत उससे कहता है, अरे गुंजन, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई हो? चलो तुम भी हमारे साथ ये गाजर का हलवा खाओ। गुंजन भी रवि के साथ बैठकर गाजर का हलवा खाने लगती है, जिसके बाद घर के सभी लोग गुंजन की बहुत तारीफ करते हैं। कुछ ही समय में गुंजन घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझ लेती है। वहीं दूसरी तरफ गुंजन को ये भी समझ आ जाता है कि उसके ससुर रवि की नीयत उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसके चलते वह हमेशा रवि से दूरी बना कर रखने की कोशिश किया करती थी। एक दिन सरिता रंजीत से कहती है, अरे बेटा, तेरी शादी के चलते मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, लेकिन काफी समय हो गया है और मैंने मंदिर जाकर प्रसाद भी नहीं चढ़ाया है। एक काम कर, तू बहू को लेकर मेरे साथ मंदिर चल। लेकिन माँ, आज गुंजन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो कैसे जाएगी? अच्छा, ये बात है, चल कोई बात नहीं, एक काम कर, तू ही मेरे साथ चल, अपनी पत्नी के नाम का प्रसाद भी तू ही चढ़ा दियो।
वह दोनों मंदिर चले जाते हैं। ये सब रवि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सुन लेता है, जिसके बाद वह अपने मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। आज तो बहू रानी और मैं घर पर अकेला हूँ। आज का फायदा उठाना तो बनता ही है। गुंजन अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसे भूख लगने लगती है। बहुत भूख लगी है, एक काम करती हूँ, रसोई में जाकर देखती हूँ, माँ जी ने कुछ न कुछ तो बनाया ही होगा। गुंजन रसोई में जाती है, जहाँ वह अपने लिए खाना गर्म करने लगती है। तभी रवि पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। गुंजन को ऐसा लगता है जैसे रंजीत ने उसे आकर पकड़ा है, और वह कहती है, अरे रंजीत जी, आज मेरा मन ठीक नहीं है और तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, उसके सामने उसका ससुर खड़ा होता है। वह एक जोरदार तमाचा अपने ससुर के मुंह पर मारती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है? क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म लिहाज नहीं है? मैं आपकी बहू हूँ, यानी कि एक बेटी के समान हूँ। आपको यह हरकत मेरे साथ करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है? मैं तो ये सोचता हूँ, काश मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। गुंजन यह सुनते ही आग बबूला हो जाती है, जिसके बाद वह तुरंत अपने फोन से पुलिस के नंबर पर अपने ससुर के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देती है। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और रवि को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद वहां रंजीत और सरिता भी मंदिर से आ जाते हैं। गुंजन अपने साथ हुई घटना के बारे में उन दोनों को बताती है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत अफसोस होता है और वह खुद रवि को जेल की सलाखों के पीछे डलवा देते हैं। जिसके बाद गुंजन बिना किसी के डर से अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे मेरी कामकाजी बहुओं, खाना बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी, पिछले 15 मिनट से टेबल पर बैठकर बाट जो रहे हैं। माँ जी, ये दोनों ना जानबूझकर देर सांझ बीतने के बाद खाना बनाना शुरू करती हैं। रेवती अपनी 2 बहू प्रोमिला और वाणी के साथ आराम से खाने की मेज पर बैठी हुई थी। वहीं दूसरी ओर बेचारी 2 बहुएं धानी और शिवी रसोई घर के भीतर खाना बनाने में उलझी हुई थी। तभी हड़बड़ाहट में धानी का हाथ चूल्हे पर चढ़े गर्मा गर्म तवे से जल जाता है और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। माँ! क्या हुआ जीजी? हे भगवान, आपका तो हाथ जल गया। अरे नासपीटियों, आज रसोई घर से निकलने का इरादा नहीं है क्या? शिवी, मेरी चिंता ना करो। चलो, अगर सासू माँ को समय से खाना न मिला तो वो बिन बात पर हम दोनों पर बिगड़ जाएंगी। धानी अपने जख्मों को नजरअंदाज करके खाने की परात लेकर मेज पर परोसते हुए कहती है, माफ करना माँ जी, वो तरकारी 3 तरह बनानी थी ना, इसीलिए जरा समय लग गया। अरे इसे तू जरा सा समय कहती है? पिछले 20 मिनट से बेचारी मेरी दोनों बहुएं भूख से बिलबिला रही है। देख, इनका फूल सा खिलता हुआ चेहरा कैसे बेजान और मुरझाया हुआ है। पहले मेरी दोनों बहू वाणी और प्रमिला को खाना परोस। सासू माँ, खाना मैं परोस देती हूँ। वो रसोई घर में रोटी बनाती वक्त जीजी का हाथ जल गया है। अरे शिवी, जरा सा तो जख्म है, खाना परोसने से क्या बिगड़ जाएगा? मैं और प्रोमिला भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों नहीं वाणी, ये लो खाओ। बात को बढ़ने से पहले धानी बात काट कर खाना परोसने लगती है। तभी खाने का एक कौर खाते ही प्रोमिला खाने में खामी निकालने लगती है। अथू! अरे रसोई घर में दोनों आंखें मूंद कर खाना पका रही थी क्या? सारी की सारी सब्जी में मिर्च भरी हुई है और नमक का तो नाम ही नहीं है। इतना स्पाइसी खाने से हम दोनों बहुओं की ब्यूटी को बिगड़ने के लिए तुमने ये जाल बिछाया है ना, ताकि हमारा हजारों का कराया मेकओवर मिट्टी में मिल जाए। प्रोमिला के मुंह से ऐसा सुनकर रेवती गुस्से से लाल पीली होकर कहती है, क्यों री मेरी बैरन बहू, कहा था ना मैंने कि खाने में खामी निकली तो तुम दोनों की खैर नहीं। माँ जी, हमने सब्जी में नमक डाला था, आप एक बार चक्कर तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम झूठ बोल रही हैं? तुम दोनों गरीब को जरा सा ढील दे दो तो सर पर चढ़कर तांडव करने को हो जाती हो। अरे तुम दोनों की औकात तो ये झूठन मांजने की थी। जाने क्या काला जादू टोना किया जो मेरे बेटे बिन बताए तुम्हें ब्याह ले आए। खुद की शक्ल सूरत नहीं है, इसीलिए मेरी अमीर बहुओं की सूरत बिगाड़ना चाहती हो। इस तरह रेवती रईस बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में आकर अपनी गरीब बहुओं पर जुल्म ढाती रहती है। और फिर, माँ जी, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए,
आपकी दोनों बहुएं रईस घरों से ताल्लुक रखती हैं। आज हम 5 स्टार में डिनर करने चलते हैं। अरे मेरी बहू, तुम दोनों का कहाँ मैं कैसे टाल सकती हूँ। प्रोमिला और वाणी की थाली का खाना खाकर खत्म करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद रेवती अपनी दोनों रईस बहू के साथ घर से निकल जाती है और धानी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। हे ईश्वर, आखिरकार कब तक हम बहुओं का शरीर कोड़े का कौर बनता रहेगा। जीजी, अगर पहले ही दिन से हमने आवाज उठाई होती तो आज सासू माँ और जेठानी जी की ज्यादती इस कदर न होती। ऐसा कहते हुए दोनों बहू बीते दिनों में चली जाती हैं। रेवती के 4 बेटे थे, जिसमें से 2 की शादी बड़े ही रईस घराने में हुई थी। शादी के बाद रेवती वाणी और प्रोमिला की सास बनी। बस एक बार विपुल और प्रणव की शादी भी ऊंचे खानदान में हो जाए तो जीवन सफल। रेवती अपनी रईस बहू के आगे ये गाथा गा ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर प्रणव और विपुल अपनी पत्नी के साथ आते हैं। तुम दोनों बैठो, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही रेवती बेटों को बीवियों के संग देखकर दंग रह जाती है। तभी बिगड़े हुए माहौल को देखकर अमीर बहुएं बातों की बाण चलाने लगती हैं। ये लो माँ जी, विपुल और प्रणव ने तो आपकी सोच पर पानी फेर दिया। आपकी मन की मिठाई तो धरी की धरी रह गई। माँ, ये धानी है मेरी पत्नी। माँ, ये शिवी है मेरी पत्नी। माँ का आशीर्वाद लो शिवी। जैसे ही धानी और शिवी रेवती के पास आती हैं, गुस्सेल लहजे में वो बोलती है, दूर हट मेरे पास से। खबरदार जो मुझसे कोई नाता जोड़ने की कोशिश भी की तो। नहीं वे जी, आप दोनों अपनी पत्नियों को लेकर कमरे में जाइए। माँ जी इस वक्त गुस्से में है। कुछ देर बाद, माँ जी ऐसे गुस्से से बनती बात भी बिगड़ जाएगी। अब जो होना था हो चुका। माँ जी, 1 या 2 दिन बाद देवर जी शहर चले जाएंगे और वैसे भी इतने बड़े घर को साफ सुथरा रखने के लिए बाई की जरूरत पड़ेगी ना, तो इन बैरन बलाव को बाई बनाकर रख लेते हैं। सही कह रही हो बहू तुम। 2 दिन बाद रेवती के दोनों बेटे शहर रवाना हो जाते हैं और फिर, ओह गरीब बाप की बेटियों, जल्दी से नीचे आओ। जी कहिए सासू माँ। तुम दोनों के पलंग तोड़ने की परंपरा खत्म हो गई है। कमल को देखकर कीच की तरह मेरे बेटों से ब्याह रचाकर तुम इस घर की बहू तो बन गई। अब देखो, मैंने भी तुम्हें बाई बनकर ना तुम्हारी जात न बदल दिखाई तो मैं भी रेवती नहीं। अब जल्दी से कपड़ों का ढेर उठाओ और धोने बैठ जाओ। माँ जी, खिड़की दरवाजे के पर्दे भी मैले हो चले हैं, इन्हें भी बदल कर धुलवा देना। और एक जरूरी बात, वॉशिंग मशीन को तो हाथ भी मत लगाना। माँ जी, जिठानी जी खड़ी खड़ी हमें हिदायत दे रही है और आप बुत बनकर खड़ी देख रही हैं। जो तुम्हारी जेठानी कह रही है चुपचाप उसे मानो, समझी। इस घर में शानो शौकत का हर सामान मेरी रईस बहू दहेज में लेकर आई है, जबकि तुम दोनों छुच्छे हाथ आई हो। उस दिन के बाद से बेचारी गरीब बहुओं को सास के सताव के साथ साथ जेठानियों की ज्यादतियां भी सहनी पड़ती। रेवती का मन जीतने के लिए गरीब बहुएं उसका कहा कुछ भी नहीं टालती। उन्हें रोजाना सास के कहने पर वो जेठानी का झूठन ही खाने को मिलता। दोनों बहुएं फूट फूट कर रो ही रही थी कि अचानक उन दोनों के पति शहर से आ धमकते हैं। प्रणव, तुम आ गए? क्या बात है भाभी, शिवी रो क्यों रही है और आपका चेहरा इतना बेरंग क्यों है? प्रणव के पूछने पर धानी उसे सारी वारदात बताती है। तभी रेवती और अपनी दोनों रईस बहू के साथ घर आ जाती है। खाना कितना मजेदार था ना। अरे विपुल, प्रणव, तुम दोनों कब आए? वाह माँ, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। हमारे पीठ पीछे आपने जो हम दोनों की पत्नियों के साथ किया है उसका कच्चा चिट्ठा सामने खुल चुका है। आखिर तुम दोनों बैरन बलाओं ने अपनी जात दिखा ही दी। माँ जी, इसके सिवा आपने हमारे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। आपने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया। पहले दिन से हम आपकी नजरों में स्नेह खोजते रहे, मगर लाख कोशिश के बाद हम आपको बदल न सके। माँ, अमीरी गरीबी की दीवारों के बीच आपने कभी इनके मन और इनके गुणों को देखा नहीं। हम जा रहे हैं, आप अपनी शानो शौकत के साथ खुश रहना। इस तरह रेवती को उसके किए की सजा मिल जाती है और आखिरकार शिवी और वाणी आज अपने पति के साथ सास के सताव और अमीर बहुओं की बंधुआई से बच निकलती है। 5 साल के पंकज को सर्दी की वजह से बहुत ठंड लग रही थी। तभी उसकी माँ प्रेमा कंबल ओढ़ा कर कहती है, बेटा तू जब तक कंबल ओढ़ मैं हीटर चलाती हूँ।
ठीक है माँ, जल्दी कर दो, बहुत ठंड लग रही है माँ। प्रेमा जैसे ही हीटर चालू करती है, उसकी रोशनी से छोटा सा पंकज सोने का बन जाता है और सोने की मूर्ति प्रतीत होता है। अपने बेटे को ऐसा देखकर प्रेमा पागल की तरह रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। चाहे तो मेरी ये धन दौलत, मुझे जो वरदान दिया है वो भी वापस ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए भगवान। बाप रे बाप, ये हमारे छोटे से पंकज को क्या हो गया बहू? माँ जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपना पंकज वापस चाहिए। मुझे ये ऐशो आराम नहीं चाहिए, मैं गरीबी में ही ठीक हूँ। आखिर प्रेमा कौन से वरदान के बारे में बात कर रही थी? आखिर ये वरदान उसे किसने और क्यों दिया? और उसका बच्चा एक हीटर की रोशनी से सोने का कैसे बन गया? इस असमंजस भरे दृश्य की पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां जौनपुर नामक गांव में प्रेमा अपने पति विराज और सास निर्मला के साथ रहती थी। साथ ही उसका 5 साल का बेटा पंकज था। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, पर गरीबी इतनी थी कि वो चाहकर भी अपनी चाहतें पूरी नहीं कर पाते थे। सब चीजों से मन मार कर ही रहना पड़ता था, जैसे कि कम खाना, खाना दाल चावल बनाना, कभी नए कपड़े ना आना, टूटी चप्पल पहनना आदि। विराज की कम नौकरी में गुजर बसर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। 3 महीने पहले ही वो चल बसा, जिससे पूरे परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। इससे प्रेमा को खुद और अपने बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल हो गया। पंकज बेटा, आज खाना खा ले, यही दाल चावल है, फिर और भूख लगेगी तो मैं कहाँ से लाऊंगी? घर का सारा राशन खत्म हो रहा है। माँ जी, मैं क्या करूं? बहू, घर में रखे पैसे खत्म हो गए। घर का खर्चा चलाने के लिए अब कोई काम तो करना ही होगा। माँ जी, मैंने काम तलाशने की कोशिश की, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। ऐसे में मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बांस का ही काम कर लूँ। मैं समझी नहीं बहू, तू क्या कहना चाहती है? माँ जी, विराज जी बांस का काम करते थे ना, बांस की कुर्सी टेबल मेज बनाया करते थे, तो ये सब देखते देखते मैंने भी सीखा था। तो इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना मैं हीटर बना लूँ। इस समय लोग खरीद भी लेंगे और हमारे काम भी आ जाएगा। हाँ बहू, अगर तुझे ये सब बनाना आता है तो तू ये सब कर ले। पंकज को मैं संभाल लूंगी थोड़ी देर। ठीक है माँ जी, अब से मैं यही बनाया करूंगी। माँ जी, मैं उसके लिए बांस लेकर आती हूँ जंगल से। ऐसा कहकर प्रेमा जंगल जाकर बांस इकट्ठा कर लेती है और घर आकर बांस के हीटर बना देती है, जिसे वो अपनी माँ जी को दिखाकर घर के बाहर ही हीटर बेचने लगती है। हीटर ले लीजिए, हीटर जो रखे आपको सर्दियों में गरम, सस्ता टिकाऊ हीटर ले लीजिए। बांस का बना बिल्कुल सस्ता हीटर। बहन जी, हीटर ले लीजिए, बहुत अच्छा है, आपको गर्माहट देगा। हट हट, तू जैसी विधवा से तो कुछ ना लूं मैं, कहीं तेरी मनहूसियत मेरे घर आ गई तो। बहन जी, ऐसा मत कहिए, कुछ तो ले लीजिए। मेरे घर में 2 पैसे आएंगे तो मैं और मेरा बच्चा, मेरी माँ जी खाना खा लेंगी। अरे अगर भीख ही मांगनी है तो रोड पर जाना, ये बांस के हीटर बेचने का ढोंग क्या कर रही है? भाई साहब, आप तो ले लीजिए, आपके काम आएगा। अंकल, आप ले लीजिए। अरे जा जाकर भिखारी कहीं और भीख मांग। अरे कोई तो खरीद लो। साहब, आप ले लीजिए, इतनी देर से एक भी बोनी नहीं हुई। ऐसे बांस के हीटर बेचते हुए उसे 3 दिन बीत जाते हैं, पर कोई उसका बांस का हीटर नहीं खरीदता। आखिर एक रात तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बेटे को जैसे तैसे पड़ोस से मांगकर खिला दिया। तभी रोते हुए प्रेमा कहती है, हे भगवान, इतना कष्ट भरा जीवन क्यों दे रहे हो आप? ऐसी ही गरीबी ही देनी थी तो जीवन क्यों दिया? पति भी छीन लिया, कम से कम खाने के लिए ही कुछ जुटा दो। सुना है जो भगवान खाने के लिए चोंच देता है वही दाना भी देता है, पर यहाँ तो मुझे कोई और आसार दिख ही नहीं रहा। कैसे रहेगा मेरा बच्चा और बूढ़ी माँ जी? मुझे अपना ख्याल नहीं है, उन दोनों की चिंता है। हे भगवान, हमारे जैसे गरीब लोगों की भी सुन लीजिए। तभी प्रेमा के आंसू देखकर देवी प्रकट होती है और वो कहती है, तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन का अनुभव है मुझे, पर अब चिंता मत करो, तुम्हें ऐसी अब किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बांस के इन 3 हीटर को वरदान देती हूँ। अब ये जादुई हीटर हो चुके हैं, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म।
प्रेमा जब तक कुछ पूछती वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी प्रेमा कहती है, देवी माँ ने मुझे क्या जादू का वरदान दिया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये हीटर तो ऐसे के ऐसे ही है, पर अगर उन्होंने वरदान दिया है तो मुझे देखना चाहिए। पहले इस हीटर को जलाकर देखती हूँ। ये कहकर प्रेमा जैसे ही हीटर का प्लग लगाकर उसे जलाती है तो उस हीटर की रोशनी पास पड़े गमले पर पड़ती है, जो कि एक सोने का हो जाता है। ये देखकर वो कहती है, बाप रे बाप, इसकी रोशनी से तो गमला सोने का हो गया। ये क्या है बहू, ये गमला सोने का कैसे बन गया? मैंने देखा हीटर चलाते हुए तुझे। माँ जी, मुझे देवी माँ ने वरदान दिया है, जिसके कारण इस हीटर से ये सोने का हो गया। मैं दूसरा हीटर जलाती हूँ। ये बोलकर प्रेमा दूसरे हीटर को जलाती है, जिसकी रोशनी से सामने रखे कांच की चूड़ियाँ डायमंड की चूड़ियाँ बन जाती हैं, जिससे दोनों खुशी से उन चूड़ियों को पहन लेती हैं। फिर तीसरा हीटर जलाती है, जिससे गरम गरम हवा आती है और कहती है, अरे वाह वाह माँ जी, मजा आ गया। अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म, सोना भी है, हीरा भी है और इस ठंड से बचने के लिए गरम हीटर भी है। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें झोपड़पट्टी में रहने की जरूरत नहीं है और हमारा पंकज स्कूल भी जाएगा और हमें खाने की दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ माँ जी। इस तरह सास बहू सोने और हीरे के हीटर की मदद से सामने रखी चीजों को हीरे और सोने का बना लेते हैं। फिर उसे सुनार पर जाकर बेच देती है, जिसके बदले में पैसों से वो एक बहुत बड़ा घर ले लेते हैं। पंकज स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, घर में खाने का सारा सामान मौजूद हो जाता है। 1 महीना अच्छे से बीतता है। उनके द्वार पर एक पत्नी अपने पति व्हील चेयर पर लाकर उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बहन, ओ बहन, मेरी मदद करो। हम दोनों ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया और इन्हें हॉस्पिटल में भी दिखाना है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, कुछ पैसे दान कर दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए जलाती हूँ, आप अंदर आइए। तभी प्रेमा उन्हें बिठाकर खाना खिलाती है और सोने के हीटर के पास पंकज के खाने के बिस्कुट रख देती है। हीटर की रोशनी से वो बिस्किट सोने के बिस्किट बन जाते हैं, जिन्हें वो उनके हाथ में थमाकर विदा कर देती है। साथ ही वो ऐसे गरीब लोगों की मदद करती है। पर एक दिन उसके बेटे को बहुत ठंड लगती है तो निर्मला कहती है, बहू देख, पंकज को बहुत ठंड लग रही है, जरा इसके लिए तीसरा वाला गर्म हवा का हीटर चला दे। जी माँ जी, ले बेटा, जब तक तो ये कंबल ओढ़ ले, मैं हीटर जलाती हूँ। ऐसा कहकर अनजाने में सोने का हीटर वो जला देती है, जिसकी रोशनी से उसका बेटा सोने का बन जाता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और कहती है, भगवान जी, क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा बेटा सोने का बन गया, मेरा बेटा वापस कर दीजिए मुझे। भगवान, मुझे ये दौलत, शोहरत, जादू हीटर नहीं चाहिए। मुझे पहले जैसी अपनी गरीबी में जीना है। ये सब ले लो, बस मुझे मेरे बच्चे को दे दो। उसके बहुत रोने और गिड़गिड़ाने पर वो देवी माँ फिर से प्रकट होकर कहती है, ठीक है, अगर तुम यही सब चाहती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को पुनः ठीक कर देती हूँ और ये जादुई हीटर बांस का ही बना देती हूँ। ऐसा कहते ही वो अपने आशीर्वाद से पंकज को पहले जैसा बना देती है और उसके जादुई हीटर को भी साधारण कर देती है और चली जाती है। इसके बाद प्रेमा अपने बच्चे को चूमते हुए गले लगा लेती है। माँ जी, देखिए, पंकज पहले की तरह हो गया है। मेरे पास ये है ना तो सब कुछ है। मैं अपनी जिंदगी गरीबी में ही गुजर बसर कर लूंगी, लेकिन अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। प्रेमा के पास से जादुई हीटर चले जाते हैं, लेकिन उन जादुई हीटर से घर और बाकी चीज अभी भी थी। बाकी की जिंदगी वो कोई काम करके बिता देती है।